अभी तक जो हमने देखा दैट वाज रिलेटेड टू स्टूडियो से आप क्या क्या फंक्शनलिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं या स्टूडियो के क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है। नाउ लेट अस गो अहेड अ स्टेप फर्दर और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप CRM में कितने तरह के फील्ड्स यूज़ कर सकते हैं। CRM में हमारे पास टोटल 27 टाइप्स ऑफ डिफरेंट फील्ड अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेट अस गो थ्रू ईच वन ऑफ देम इन द सीक्वेंस। सो सबसे पहला है टेक्स्ट टाइप। नाउ टेक्स्ट टाइप्स आप यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, तो टिकट मॉड्यूल पे जो सब्जेक्ट अवेलेबल रहता है या फिर लीड का जो नेम रहता है, कॉन्टैक्ट का जो फर्स्ट नेम या लास्ट नेम रहता है, सो दीज आर ऑल टेक्स्ट इनपुट टाइप्स जहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट इनपुट दे सकते हैं। टेक्स्ट इनपुट टाइप्स देखते कैसे हैं, लेट अस गो अहेड एंड सी दैट। सो हम यहाँ पे स्टूडियो पे है, टिकट मॉड्यूल पे, यहाँ पे मेरे पास नेम फील्ड जो है दिस इज़ अ टाइप ऑफ टेक्स्ट इनपुट। यहाँ पे इफ़ आई ओपन द प्रॉपर्टीज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ द फील्ड इज टेक्स्ट। कितने तरह के फील्ड टाइप्स अवेलेबल है, इफ़ यू वांट टू सी इट फ्रॉम द स्टूडियो आप यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं विच इज़ फॉर क्रिएटिंग अ न्यू फील्ड। यहाँ पे आप फील्ड टाइप में जाएंगे तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ फील्ड्स दैट आर अवेलेबल इन स्टूडियो। ओके, सो इसमें ये जो टेक्स्ट इनपुट है दैट इज़ टू बी यूज्ड फॉर टेक्स्ट काइंड ऑफ इनपुट्स, जहाँ पे आप अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी टेक्स्ट इनपुट्स दे सकते हैं। इवन इफ़ यू वांट टू ऐड एनी कैरेक्टर्स टू इट आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये फ्रंट एंड में कैसे दिखता है, लेट अस गो अहेड एंड सी दैट ऑल्सो। तो मैं टिकट पे यहाँ पे क्रिएट का फॉर्म ओपन कर लेती हूँ। टिकट फॉर्म पे ये जो नेम फील्ड है दिस इज़ अ टेक्स्ट इनपुट एंड दिस इज़ करेंटली रिक्वायर्ड, दैट इज़ वाई इट इज शोइंग मी दिस रेड बार। बट इस तरह के जो इनपुट्स है जहाँ पे आई कैन ऐड एनी अल्फा न्यूमेरिक इनपुट्स, लेट्स से मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है दैट माई टैली इज़ नॉट वर्किंग सिंस लास्ट 10 days, ये कस्टमर का कंप्लेन आया हुआ है। ऑल्सो आई वॉन्ट टू मैंशन द कस्टमर नेम, तो मैं यहाँ पे कस्टमर नेम सेपरेटेड बाय हाइफन प्रोवाइड कर रही हूँ। सो दिस इज़ माई इनपुट जो मैंने नेम में दिया है एंड दिस फील्ड इज़ अ टेक्स्ट इनपुट टाइप, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट एज एन इनपुट दिया हुआ है। It also accepts the alphanumeric characters and it also accepts any special characters if you want to add. Okay, so text inputs जो है वो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। Next we have is the text area. Now text area and text are almost the similar field types. Only difference is text area जो है वो longer descriptions accept कर सकता है as inputs, whereas text is limited to a shorter number of characters और shorter number of inputs in the backend. So text input और text area में यही एक बड़ा मेजर फ़र्क है, जहाँ पे text inputs जो है वो कुछ लिमिटेड लेंथ तक ही यूज़ हो सकते हैं, जबकि text area जो है वो आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट फील्ड हो गया जो मैंने आपको टिकट के लिए बताया, या फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट है, इसमें जो हमारे पास इनपुट्स आएंगे वो लिमिटेड है। जैसे कि किसी भी यूज़र का या कस्टमर का नेम इट वोंट बी लॉन्ग इनफ जहाँ पे मुझे 2 या 3 लाइंस में कुछ इनपुट देना पड़े, और इट इज़ मोर देन 3 or 4 वर्ड्स ऑल इन टोटल। सो वैसे जो हमारे इनपुट्स रहते हैं जहाँ पे द लिमिट इज़ डिफाइंड, इट इज़ नॉट गोइंग टू एक्सटेंड अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड्स, मैक्स टू मैक्स 10 वर्ड्स या फिर 15 वर्ड्स से ज़्यादा वो बड़ा नहीं होने वाला है। ऐसे केसेस में हम उसे टेक्स्ट एरिया में कंसिडर नहीं करेंगे, वी कैन कंसिडर इट एज अ टेक्स्ट। जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप कुछ बड़ा कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, जैसे मेल में अगर मेरे पास कोई इनपुट्स आए हैं क्लाइंट एंड से, दैट इनपुट आई वांट टू मेंशन समवेयर इन माय टिकट्स, या फिर मैंने कस्टमर के साथ जो लीड के लिए फॉलोअप किया था तो वो फॉलोअप रिलेटेड मेरे पास कस्टमर ने कुछ नए इनपुट्स उनके शेयर किए हैं, या जो मैंने अपॉर्चुनिटी कस्टमर का बनाया है तो वो अपॉर्चुनिटी के उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है दैट आई वांट टू शेयर विथ माय टीम। तो ये जो सारे इनपुट्स हो जाएंगे इसमें इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे मेरा जो इनपुट जाएगा इट कुड बी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, जो मैं पूरा डिटेल में मेंशन करूँगी कि मेरी क्लाइंट से क्या बात हुई थी, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या थे या उनके प्रॉब्लम्स क्या थे, क्या डिस्कशन हुआ है हमारा, आगे कैसे कनेक्ट करने वाले हैं और व्हाट इज़ द फर्दर रोड मैप एंड ऑल दैट। तो इस केस में जो इनपुट्स रिक्वायर्ड रहेंगे दीज आर कॉल्ड टेक्स्ट एरिया इनपुट्स। On the screen you can see this type this field resolution, ये जो field है this is a text area input
एंड यू कैन सी फ्रॉम द लेआउट ऑल्सो, आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है या उनका जो लेआउट डेफिनेशन है दैट इज़ डिफरेंट कंपेयर टू द टेक्स्ट एरिया इनपुट्स. दिस इज़ लिमिटेड टू 1 रो, वेयरएज रेजोल्यूशन के लिए जो नंबर ऑफ रोज है या फिर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स वो एक्सेप्ट कर सकता है इनपुट्स के, वो सब आप यहाँ पे मेंशन करवा सकते हैं. यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया इनपुट्स रहेंगे, उनको आप रिसाइज भी कर सकते हैं. एंड सिमिलरली व्हेन दैट इनपुट इज शोकेस्ड ऑन द फील्ड ऑल्सो, वहाँ पे जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो मल्टीपल ले सकता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट इनपुट एंड द टेक्स्ट एरिया इनपुट्स. नेक्स्ट वी हैव इज़ द URL फील्ड टाइप. URL फील्ड टाइप्स जो रहेंगे वो हम कोई भी हाइपरलिंक्स स्टोर करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ आई हैव एन अकाउंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर माई एग्जिस्टिंग सेट ऑफ क्लाइंट्स, मुझे ये मेंशन करवाना है कि वो क्लाइंट्स की खुद की जो वेबसाइट्स है वो वेबसाइट का URL क्या है, तो वो इनपुट स्टोर करवाने के लिए हम URL फील्ड यूज़ कर सकते हैं. URL फील्ड जो है, नाउ देर इज़ दिस कैन बी अ ट्रिकी क्वेश्चन जहाँ पे कस्टमर्स URL ऐड करने के लिए टेक्स्ट इनपुट्स भी बना लेते हैं. डिफरेंस ये हो जाएगा कि इफ़ यू आर एडिंग दैट इनपुट एज अ टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ अ URL, उसकी कोई क्लिकेबल लिंक नहीं बनेगी. सो इफ़ यू वांट टू गो टू दैट स्पेसिफिक हाइपर लिंक, आप CRM से डायरेक्टली उसे रीडायरेक्ट नहीं कर पाएंगे. यू विल हैव टू कॉपी पेस्ट दैट इनपुट इन योर ब्राउज़र. सो बेटर है कि जहाँ पे भी आप कोई हाइपरलिंक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप एज एन इनपुट, आप उसे URL टाइप ऑफ फील्ड में बनाएं, ना कि टेक्स्ट इनपुट्स में बनाएं. एग्जाम्पल हमने जैसे बात किया, वेबसाइट इन द अकाउंट मॉड्यूल इज़ अ वेब URL. सो लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑफ URL फील्ड टाइप इन द CRM. मेरे पास यहाँ पे कंपनीज़ का फॉर्म ओपन है जहाँ पे मुझे वेबसाइट इनपुट देना है. नाउ एज आई कैन सी यहाँ पे फ़िलहाल वो वेबसाइट वाला फील्ड अवेलेबल नहीं है. सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन गो टू माई स्टूडियो सेटिंग्स. यहाँ पे मैं जाऊँगी अकाउंट्स में. Now here if I see on the edit mode, अभी जैसे यहाँ पे this view is called the edit view which is identified from this names कि कब कौन से व्यू में आपको क्या चेंजेस करने हैं या क्या लेआउट सेट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं. सो मेरे अकाउंट मॉड्यूल के एडिट व्यू पे फ़िलहाल वो वेबसाइट वाला फील्ड अवेलेबल नहीं है, बट आई वांट टू प्लेस दैट फील्ड इन द एडिट व्यू. तो मुझे यहाँ पे पहले तो वो फील्ड सर्च करना पड़ेगा. When I search, मुझे यहाँ से पता चल जाएगा that this field is available but it is not placed. Also we have this info icon जिस पे मैं अगर होवर करूँ तो मुझे पता चलता है कि वो कौन कौन से लेआउट्स पे अवेलेबल नहीं है. अभी जहाँ पे भी वो रेड में क्रॉस मार्क किया हुआ है दैट मीन्स दीज आर द इनपुट्स और दीज आर द लेआउट्स जहाँ पे ये फील्ड मिसिंग है. तो मुझे ये फील्ड को वेब लेआउट के एडिट व्यू पे और डिटेल व्यू पे रखना पड़ेगा. देन ओनली आई विल बी एबल टू प्रोवाइड दिस इनपुट एंड सी हाउ इट लुक्स. उसी तरीके से मोबाइल लेआउट में भी ये फील्ड एडिट, डिटेल और लिस्ट व्यू में अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे भी हमें ये फील्ड रखना पड़ेगा. दिस काइंड ऑफ इन्फो आइकन इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द फील्ड टाइप्स, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फील्ड कहाँ पे एनेबल्ड है और कहाँ पे एनेबल्ड नहीं है. ठीक है. So let us go ahead and add this field website on the edit view and save it. Now we have added that field on the layout of edit view. अब जाते हैं हम स्क्रीन पे, फ्रंट एंड पे, एंड लेट्स जस्ट रिफ्रेश एंड सी कि वो फील्ड यहाँ पे आ गया कि नहीं. सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे वेबसाइट वाला फील्ड हमने एनेबल कर दिया है एंड दिस इज़ हाउ द वेबसाइट विल लुक लाइक. टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक प्लेस होल्डर अवेलेबल है जो मेंशन कर रहा है कि ये URL टाइप ऑफ इनपुट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. इट एक्सपेक्ट्स समथिंग विच इज़ अ हाइपर लिंक. ठीक है, तो आप यहाँ पे वो इनपुट दे सकते हैं. लेट अस गो अहेड एंड ऐड वन अकाउंट एंड सी के ये हाइपर लिंक्स वर्क कैसे करेंगे. So I have provided the required field of inputs which I wanted. Let us go ahead and save this account. Now मैंने वो फील्ड प्लेस तो किया था लेआउट पे, बट यहाँ पे डिटेल व्यू पे वो फील्ड क्यों नहीं दिख रहा है. दिस कुड बी द क्वेश्चन दैट यू माइट बी हैविंग राइट नाउ, बिकॉज मैंने इनपुट तो प्रोवाइड कर दिया बट वो यहाँ पे अभी भी डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है.
रीज़न इज़ दैट हमने जो इनपुट प्रोवाइड किया था दैट वाज ओनली फॉर द एडिट व्यू, हमने वो फील्ड को अभी तक डिटेल व्यू पे प्लेस नहीं किया है। सो इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन जो आपने एडिट पे रखा है बट डिटेल पे नहीं रखा है, तो वो इन्फॉर्मेशन जब आप फॉर्म में इनपुट्स दे रहे हैं उस टाइम पे वहाँ पे तो दिखेंगे आपको, बट व्हेन यू गो टू द डिटेल व्यू ऑफ दैट रिकॉर्ड वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी। एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू ऑलवेज कीप दोज फील्ड्स इन डिटेल व्यू, जो फील्ड्स आपने इनपुट के लिए एडिट मोड पे भी प्रोवाइड किए हुए हैं। सो लेट अस गो अहेड एंड ऐड दिस फील्ड इन द डिटेल सेक्शन एज वेल। And save it. Okay, so we have added this field in the detail view. Let us go ahead and refresh on the front end and see कि अभी वो जो हमने वेबसाइट का फील्ड इनपुट दिया था वो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। यू कैन सी यहाँ पे अभी वेबसाइट अवेलेबल है एंड दिस अनलाइक द टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स इज़ अ हाइपर लिंक, तो मैं इस पर क्लिक करके ये वेबसाइट पे जा सकती हूँ। ओके, so this is how you can use the website kind of fields. Next we have is the number field. Now यहाँ पे नंबर के साथ में मैंने ऑटो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ बिकॉज जो नंबर टाइप के फील्ड्स है दीज आर बेसिकली यूज्ड फॉर द ऑटो इंक्रीमेंटेड नंबर्स इन CRM। जैसे हम टिकट CRM में इनपुट करते हैं, सो टिकट नंबर इज़ समथिंग विच गेट्स जनरेटेड ऑटोमेटिकली, और वो टिकट नंबर हम कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं so that they can acknowledge those tickets कि उनके टिकट सिस्टम में क्रिएट हो गए हैं, एंड इफ़ दे हैव एनी फर्दर कंसर्न्स रिलेटेड टू दैट टिकट वो आपकी टीम को उस टिकट नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो टिकट नंबर्स हो गए, लीड नंबर हो गया, दीज आर ऑल ऑटो जनरेटेड नंबर्स जो CRM जनरेट करता है एंड दीज आर कॉल्ड द नंबर फील्ड इनपुट टाइप। ये जो इनपुट्स है वो यूज़र डिफाइंड इनपुट्स नहीं है एज आई मैंशन, तो आप जब भी कोई फील्ड क्रिएट करते हैं इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू डू नॉट यूज़ नंबर एज अ फील्ड टाइप, बिकॉज नंबर इनपुट जो है दीज आर ओनली यूज्ड फॉर ऑटो जनरेटेड फील्ड टाइप्स, और इस तरह के नंबर इनपुट्स पे आप कोई भी रिपोर्ट के फंक्शनलिटीज़ लाइक एग्रीगेट फंक्शंस फॉर समेशन या फिर फाइंडिंग आउट द एवरेज ये सब यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप नंबर फील्ड जो है वो किसी भी इनपुट्स जहाँ पे आपको न्यूमेरिक इनपुट रिक्वायर्ड है वहाँ पे यूज़ ना करें, बिकॉज दीज आर यूज्ड फॉर द ऑटो जनरेटेड नंबर्स इन CRM. Next we have is the integer field type. Now this is what you can use instead of numbers whenever you want to use any numeric input for any kind of field inputs. जैसे अगर आपको quantity mention करना है in your opportunity या फिर आपको quotation पे quantity required है, तो इस तरह के जो फील्ड्स हैं वहाँ पे आप इंटीजर इनपुट यूज़ कर सकते हैं। ये जो इनपुट टाइप है वो सिर्फ न्यूमेरिक डेटा एक्सेप्ट करता है, दैट मीन्स आप यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट्स नहीं दे सकते हैं या तो आप कोई भी तरह के कैरेक्टर इनपुट्स नहीं दे सकते हैं। ऑल्सो इट डज़ नॉट एक्सेप्ट डेसिमल इनपुट्स, तो आप सिर्फ होल नंबर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं एंड नथिंग एल्स। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप किस तरह के इनपुट्स के लिए इस फील्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड टाइप वी हैव इज़ डेसिमल। डेसिमल इनपुट्स जो रहते हैं दीज आर सिमिलर टू द इंटीजर इनपुट्स, बट इसमें आप डेसिमल्स यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ देर इज़ एनी डेसिमल इनपुट्स जहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स आपको मेंशन करने हैं, जैसे क्वांटिटी हो गया फॉर एग्जांपल, तो क्वांटिटी समटाइम्स इट कुड ऑल्सो बी इन प्रोपोर्शंस, तो आपको ½ kg या फिर 3.5 यूनिट्स इस तरीके से कोई क्वांटिटी मेंशन करना है, तो वैसे केसेस में आप डेसिमल इनपुट टाइप यूज़ कर सकते हैं रेदर देन गोइंग फॉर द इंटीजर इनपुट टाइप्स। सो जहाँ पे स्पेसिफिक मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप डेसिमल इनपुट टाइप यूज़ करिए। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है दैट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल, दैट मीन्स डेसिमल इनपुट्स जो है वो हर एक बिजनेस प्रोसेस के लिए रेलेवेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे आपके पास कोई ऐसे इनपुट्स आते हैं विच रिक्वायर्स कि आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी मेंशन करवाए, जैसे क्वांटिटी हो गया, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया, इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ मेजर्ड इन केजीज और इट इज़ मेजर्ड इन हाफ क्वांटिटीज़ या फिर फुट्स और इन मीटर्स, तो ये सारे केसेस में यू विल रिक्वायर दिस डेसिमल इनपुट टाइप एज फील्ड। अदरवाइज आप इंटीजर जो फील्ड टाइप हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेट अस गो अहेड एंड सी फील्ड टाइप यूज़ कैसे होता है। तो ऑन द अपॉर्चुनिटी दिस फील्ड क्वांटिटी इज़ ऑफ फील्ड टाइप डेसिमल। इफ़ आई ओपन द प्रॉपर्टीज़ आई कैन सी द इनपुट टाइप्स। यहाँ पे इसका इनपुट टाइप है डेसिमल।
We can go on the form. यहाँ पे if I provide the quantity as 10.5, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा बिकॉज ये फील्ड टाइप डेसिमल है एंड इट इज़ नॉट इंटीजर। इसी के जगह पे अगर ये फील्ड टाइप इंटीजर होता तो यहाँ पे ये इनपुट मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती थी। इट वुड ओनली हैव एक्सेप्टेड 10 एज द इनपुट और ये जो 0.5 मैंने मेंशन किया था वो वहाँ से रिमूव हो जाता। नेक्स्ट वी हैव इज परसेंटेज इनपुट्स। नाउ परसेंटेज इनपुट्स जो है वो आप तब यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू वांट टू एनालाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और एन अपॉर्चुनिटी, या फिर किसी चीज़ का आपको रेशियो कैप्चर करना है दैट आउट ऑफ टोटल व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम दैट वाज अचीव्ड। तो वैसे केसेस में आप यहाँ पे परसेंटेज टाइप ऑफ फील्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अगेन जस्ट लाइक डेसिमल्स इट कुड नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल, सो इफ़ यू रियली नीड दिस काइंड ऑफ मेजरमेंट्स इन योर बिजनेस प्रोसेस तब आप परसेंटेज वाला फील्ड यूज़ करिए, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट इनपुट। आपको हर तरह के फील्ड्स बिकॉज दे आर अवेलेबल इन द CRM यू हैव टू क्रिएट इज नॉट नेसेसरी। ऑलवेज गो विथ वॉट एवर मिनिमम इज रिक्वायर्ड टू रन द CRM टू अचीव योर बिजनेस गोल्स। नेक्स्ट इनपुट टाइप वी हैव इज करेंसी। आपको जहाँ पे भी मॉनिटरी एनालिसिस रिक्वायर्ड है, जहाँ से आप ये ट्रैक कर सके कि कितना इनफ्लो आ रहा है या कितना आउटफ्लो जा रहा है, तो ऐसे केसेस में करेंसी टाइप इज़ रिक्वायर्ड। ये फील्ड इनपुट्स जो है वो उसके बेस्ट एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे सेल्स प्राइस हो गया, आपका कोटेशन का वैल्यू हो गया, या फिर टिकट रिजोल्यूशन के लिए आपकी टीम का जो एफर्ट जाता है तो उसके लिए आप कस्टमर को जो चार्जेस रिक्वेस्ट करते हैं। सो टिकट चार्जेस एंड ऑल दीज काइंड ऑफ इनपुट्स आर कॉल्ड द करेंसी इनपुट टाइप्स। करेंसी इनपुट्स का एक और एडेड एडवांटेज ये है कि आप इसे एनेबल कर सकते हैं अपने OPR के डैशबोर्ड पे, सो दैट यू कैन सी कि आपकी जो ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ है या आपके जो ओवरऑल कोटेशंस है विच आर करेंटली इन द फनल, उसमें से आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट या एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है इन द कमिंग टर्म्स और इन द कमिंग पीरियड। तो ये एनालिसिस के लिए भी करेंसी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड अगेन इट बिकम्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि कब आपको करेंसी इनपुट्स यूज़ करने हैं किसी मॉडल पे और कब नहीं यूज़ करने हैं, एंड ऑल्सो व्हेन टू एनेबल इट ऑन द डैशबोर्ड एंड व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ करेंसी फील्ड टाइप। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे पास जो एक्सपेक्टेड अमाउंट आता है अपॉर्चुनिटीज़ का, दिस इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अ करेंसी फील्ड इन CRM। जो करेंसी फील्ड्स रहेंगे वहाँ पे इस तरह से करेंसी का सिंबल आएगा। नाउ दिस करेंसी सिंबल कैन ऑल्सो बी कॉन्फ़िगर्ड। ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से होता है उसके लिए जो लिंक है फॉर द रेलेवेंट चैप्टर एंड रेलेवेंट सेक्शन ऑफ दैट चैप्टर, वो इस वीडियो के नीचे हम लिंक कर देंगे, आप वहाँ से इसे रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड टाइप वी हैव इज़ अ डेट इनपुट। डेट इनपुट जो रहते हैं दीज आर यूज्ड जहाँ पे आपको सिर्फ डेट कैप्चर करवाना है सर्टेन इवेंट्स के। जैसे समझो मुझे अगर ऐसा करवाना है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मैंने क्रिएट किया है तो वो अपॉर्चुनिटी का एक्सपेक्टेड क्लोजर मैं कब तक बता सकती हूँ, तो उसके लिए मैं डेट इनपुट ही दूंगी बिकॉज एक्सपेक्टेड क्लोजर हम सिर्फ डेट के टर्म्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका एग्जैक्ट टाइम हम नहीं नोटिफाई कर सकते किसी को। सो डेट इनपुट्स ऐसे केसेस के लिए यूज़ होता है जहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ क्लोजर बताना है किसी को, या फिर कोई टिकट क्लोज हो रहा है तो उसका जो क्लोजर डेट है वो मुझे कहीं पे कैप्चर करवाना है, या फिर टिकट का जो ड्यू डेट है वो कैप्चर करवाना है। तो ऐसे केसेस में हम डेट इनपुट यूज़ कर सकते हैं। डेट इनपुट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेट ही कैप्चर करते हैं, दे कैन नॉट कैप्चर द टाइम इंटरफ्रेम्स। जो डेट के साथ में हम टाइम भी इनपुट दे सकते हैं, दिस इज़ नॉट दैट फील्ड टाइप। इसमें सिर्फ और सिर्फ डेट कैप्चर होंगे। डेट और डेट एंड टाइम फील्ड्स, ये जो दो टाइप के फील्ड्स हैं, बोथ ऑफ दीज फील्ड्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड एंड रिपोर्टिंग एनालिसिस। बिकॉज कोई भी सर्टेन एक्टिविटीज़ जो हम CRM में करते हैं या जो भी हमने इनपुट्स दिए हैं, इट विल रिक्वायर अ टाइमली बेसिस एनालिसिस, जिसके लिए डेट एंड टाइम बोथ ऑफ दीज फील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डैशबोर्ड में जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, पीरियोडिक डैशबोर्ड हो गया आपका, ओपन डैशबोर्ड हो गया, रिजल्ट डैशबोर्ड हो गया, ये डैशबोर्ड्स की कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी यही फील्ड टाइप्स है जो आपको एनालिसिस के लिए ओवरड्यूज प्रोवाइड करने हैं डैशबोर्ड पे, या फिर आपको आज के दिन में क्या एक्टिविटीज़ प्लान है ये जो दिखाता है, या फिर आप पीरियोडिक रेंज में जो लास्ट 30 डेज़ का इनपुट डालते हैं तो वो कौन से डेट के बेसिस पे आप उसे पुल कर रहे हैं,
या जो रिजल्ट आपको आउटकम मिल रहा है दैट इज़ बेस्ड ऑन द क्लोज डेट या फिर दैट इज़ बेस्ड ऑन द क्लोजर डेट्स। तो ये जो सारे इनपुट्स है दीज आर ऑल कैप्चर्ड बेस्ड ऑन दिस डेट एंड टाइम फील्ड्स, जिसमें से डेट फील्ड इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट। नेक्स्ट वी हैव इज़ द डेट एंड टाइम फील्ड। ये दोनों का डेमो मैं आपको साथ में बताऊंगी। सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस फील्ड्स। डेट हमने ऑलरेडी देख लिया, इट ओनली कैप्चर्स द डेट इनपुट। डेट एंड टाइम इनपुट्स जो है वो डेट के साथ साथ टाइम भी कैप्चर करते हैं एंड वेयर इट कैन बी यूज्ड, तो जहाँ पे मुझे फॉलो अप मेंशन करना है। नाउ इफ़ आई एम फॉलोइंग अप विद अ लीड, तो डेट तो मैं मेंशन करती हूँ बट इन अ डे इट इज़ पॉसिबल कि मुझे 10 अलग अलग लीड्स पे फॉलो अप करना है। सो मैनेजिंग द टाइम फॉर सच फॉलोअप्स इज़ ऑल्सो क्रूशियल बिकॉज एक ही दिन के मेरे 10 लीड्स है, तो वो 10 लीड्स को मुझे किसी ना किसी प्रायोरिटी के पे सॉर्ट भी करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग मैं वो कॉलिंग एक्टिविटीज़ प्लान कर सकूँ या फॉलोअप एक्टिविटीज़ प्लान कर सकूँ। सो फॉलोअप डेट जो है वहाँ पे डेट एंड टाइप ऑफ इनपुट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे मैं डेट के साथ में टाइम भी मेंशन कर सकूँ। वैसे ही जो कुछ सिस्टम क्रिएटेड जनरेटेड फील्ड्स है, जैसे क्रिएटेड डेट हो गया या फिर मॉडिफाइड डेट हो गया, तो ये सारे फील्ड्स में भी जो इनपुट जाता है कि ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ था, तो वहाँ पे डेट के साथ साथ डेट का टाइम जो है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि स्पेसिफिक एट व्हाट टाइम वॉज दिस lead or this opportunity was created in the system. Again, date and time type of fields are also integral for dashboard and reporting analysis. So we are on the opportunity module. यहाँ पे मेरे पास expected close date और follow up date दो अलग अलग तरह के fields available है. If I go to the properties of expected close date, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका type है date. That means मैं जब फॉर्म पे ये field open करूँगी, let's say I open the opportunities create form, the type of input that it can expect is only date. मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे सकती हूँ। As you can see it mentions कि ये किस तरह का इनपुट एक्सपेक्ट कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ डेट, मंथ और ईयर, आप सिर्फ डेट कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम इंटरवल नहीं है। उसी तरीके से जो अदर फील्ड टाइप है विच इज़ फॉलो अप डेट, इसका अगर हम फील्ड टाइप देखेंगे इन द स्टूडियो, दिस इज़ अ डेट एंड टाइम फील्ड। तो यहाँ पे डेट के साथ में टाइम भी आप कैप्चर करवा सकते हैं एंड ऑन द फॉर्म यू कैन सी कि यहाँ पे डेट के साथ में जो फॉर्म के लिए इनपुट्स ओपन होते हैं वहाँ पे टाइम का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो यूज़र एग्जैक्ट टाइम भी वहाँ पे मेंशन करवा सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेट फील्ड्स एंड डेट एंड टाइम फील्ड्स। नेक्स्ट फील्ड टाइप वी हैव इज़ टाइम। टाइम जो फील्ड इनपुट्स है वो सिर्फ टाइम कैप्चर करते हैं, यहाँ पे डेट इनपुट्स नहीं आएंगे। अगेन जस्ट लाइक डेसिमल इनपुट टाइप्स, टाइम इनपुट टाइप्स जो है वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर आपके कोई ऐसे सिनारियोज है जहाँ पे आपको बिजनेस आवर्स मेंशन करने हैं या फिर किसी क्लाइंट के प्रेफर्ड कॉल टाइमिंग्स क्या है वो मेंशन करवाने हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे टाइम इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस इनपुट। नेक्स्ट इनपुट टाइप वी हैव इज़ अनटच्ड। अनटच्ड इनपुट टाइप्स जो है दीज आर बेसिकली यूज्ड फॉर एजिंग एनालिसिस, जहाँ पे आपको कोई रिकॉर्ड क्रिएट होने से लेके अब तक उस रिकॉर्ड को कितना टाइम हो गया आपके सिस्टम में। जैसे अगर मैंने कोई लीड क्रिएट किया है तो लीड क्रिएशन से अभी तक कितना टाइम हुआ है उसे, वो आइडेंटिफाई करने के लिए या वो कैप्चर करवाने के लिए हम अनटच्ड टाइप ऑफ फील्ड्स यूज़ कर सकते हैं। यही फील्ड टाइप आप दो फील्ड के डिफरेंस को कैप्चर करवाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास फील्ड है टिकट मॉड्यूल पे डेट क्रिएटेड और मेरे पास टिकट मॉड्यूल पे फील्ड अवेलेबल है क्लोज डेट। सो नाउ इफ़ आई वांट टू कैप्चर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेट एंड टाइम फील्ड्स, जहाँ पे टिकट क्रिएट होने से लेकर टिकट क्लोज होने तक के बीच का जो टोटल टाइम पीरियड है अलॉन्ग विथ इट्स ड्यूरेशन, वो मुझे कैप्चर करना है, तो उसके लिए हम ये अनटच्ड फील्ड टाइप यूज़ कर सकते हैं। अनटच्ड फील्ड टाइप्स जो है वो मोस्टली रीड ओनली फॉर्मेट्स में यूज़ होते हैं। मतलब ये तरह के जो फील्ड्स रहते हैं वो आप डिटेल व्यू पे यूज़ कर सकते हैं फॉर द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें कोई भी इनपुट्स यूज़र को मैन्युअली नहीं देना रहता है, तो ये फील्ड टाइप कहीं पे भी एडिट मोड पे नहीं होना चाहिए। और ये फीचर यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले मॉड्यूल लेवल पे अनटच सीन्स वाला जो फीचर है वो एनेबल करवाना रहेगा, ओनली देन कैन यू यूज़ दिस फील्ड टाइप। लेट अस गो अहेड एंड सी ये जो अनटच्ड फील्ड टाइप है इसका
एक डेमो देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। सो लेट अस सी द डेमो ऑन द स्टूडियो सेक्शन। यहाँ पे मैंने लीड मॉड्यूल ओपन किया हुआ है और लीड में मेरे पास यहाँ पे दो फील्ड्स है जो मैंने अनटच्ड फील्ड टाइप के थ्रू बनाए हैं। एक है हाव ओल्ड और एक है अनटच्ड सिंस। हाव ओल्ड फील्ड जो है, एक बार इसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि ये फील्ड हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये फील्ड का जो टाइप है एज इट इज़ मेंशन, ये अनटच्ड टाइप ऑफ फील्ड है। और जैसे ही आप कोई भी अनटच टाइप ऑफ फील्ड बनाते हैं, यहाँ पे आप फ्रॉम डेट और टू डेट के भी इनपुट्स दे सकते हैं, जहाँ से जो डेट आपने मेंशन किया है वहाँ से लेके टू डेट तक का जो टोटल ड्यूरेशन है वो आप कैप्चर करवा सकते हैं। और यहाँ पे एजिंग जो मेंशन किया हुआ है उसे आप 3 अलग अलग तरीके से CRM में शोकेस कर सकते हैं। इट कुड बी इन द नंबर ऑफ डेज, इट कुड बी इन नंबर ऑफ आवर्स और इट कुड बी इन नंबर ऑफ मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस ऑफ इनपुट्स। सो यहाँ पे फ्रॉम डेट जो है, बिकॉज दिस इज हाउ ओल्ड मीन्स ये जो स्पेसिफिक लीड है उसको CRM में बन के अभी तक कितना टाइम हो गया है, मुझे ये कैप्चर करवाना है। सो हाउ ओल्ड इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिएशन डेट ऑफ द लीड एंड द करंट ड्यूरेशन। तो मुझे इससे पता चलेगा कि लीड CRM में बनने से लेके अभी तक उसको कितना टाइम हुआ है, एंड दैट डिफरेंस आई एम स्टोरिंग इन नंबर ऑफ डेज। तो एजिंग जो है वो मैंने यहाँ पे डेज पे लिया हुआ है। दिस इज हाउ द हाउ ओल्ड फील्ड विल लुक लाइक। एक बार इसे फॉर्म पे देखते हैं कि ये कैसे दिखता है। सो मैंने यहाँ पे एक लीड ओपन किया है। इस लीड का जो क्रिएटेड डेट है दैट इज 24th of January 2023 at 3:40 PM and we are recording this on 1st of March at 4:56. तो the how old will show me the total number of days फ्रॉम द रिकॉर्ड क्रिएटेड अप टिल नाउ। इस रिकॉर्ड को कितना टाइम हुआ है सिस्टम में बन के, ये लीड को बन के सिस्टम में कितना टाइम हुआ है ये मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो मैं ये फील्ड यूज़ कर सकती हूँ हाउ ओल्ड। अनदर यूज ऑफ अनटच्ड फील्ड टाइप इज दिस फील्ड कॉल्ड अनटच्ड सिंस। अनटच्ड सिंस में आप क्या स्टोर करवा सकते हैं और ये फील्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये फील्ड का टाइप भी है तो अनटच्ड ही, लेकिन इसका जो हम एजिंग कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम अपडेटेड डेट टिल टुडे। पहले जो हमने एग्जांपल देखा था दैट वाज फ्रॉम क्रिएटेड डेट टिल टुडे। सो उसको सिस्टम में आके कितना टाइम हुआ है हम वो मेजर कर रहे थे। ये जो फील्ड है अनटच्ड सिंस, इसे हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो लीड है ये लास्ट कब अपडेट हुआ था और उसको लास्ट अपडेट के बाद अभी तक कितना टाइम हुआ है। सो वो मैनेज करने के लिए यहाँ पे हमने ड्यूरेशन अगेन डेज में लिया हुआ है। लेट अस सी ऑन द फ्रंट एंड कि ये किस तरीके से दिखता है। हम वापस से वही लीड ओपन करेंगे जिस पे हमने हाउ ओल्ड देखा था। यहाँ पे अनटच्ड सिंस का आपको ऑप्शन मिल रहा है। ये जो लीड है दिस वाज लास्ट अपडेटेड 2 hours अगो और ये लीड क्रिएट हुआ था सिस्टम में 36 days बिफोर। सो हाउ ओल्ड एंड अनटच्ड सिंस बोथ ऑफ दीज फील्ड टाइप्स आर ऑफ अनटच्ड, जहाँ पे आप किसी भी फील्ड रिलेटेड आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि किसी चीज़ को सिस्टम में आने से अभी तक उसको कितना टाइम हुआ है या लास्ट अपडेट होने से अभी तक कितना टाइम हुआ है, तो उस तरह के एजिंग एनालिसिस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, आप उस तरीके से भी इसे ले सकते हैं जहाँ पे आप ये मेंशन कर सके कि दो फील्ड का जो डिफरेंस है मुझे वो स्टोर करवाना है। एक बार देख लेते हैं कि उस तरह का फील्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फील्ड टाइप ले लिया अनटच्ड। जैसे ही मैं फील्ड टाइप देती हूँ यहाँ पे कुछ इनपुट्स ओपन हो जाते हैं। आई विल बी फोकसिंग ओनली ऑन दीज इनपुट्स फॉर नाउ। फ्रॉम डेट में आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं जो डेट से आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। सो लेट्स से आई वांट कि ये टिकट जब क्रिएट होता है तब से मुझे ये डिफरेंस फाइंड करना है, जब क्लोज होता है तब तक का डिफरेंस चाहिए। तो हियर रैदर दैन यूजिंग नाउ, मतलब आप करंट डेट के साथ में उसका डिफरेंस ना फाइंड करके आपके जो मॉड्यूल लेवल पे दूसरे फील्ड्स अवेलेबल है एज डेट और डेट एंड टाइम, आप उसके बीच का भी डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिएटेड डेट और क्लोज डेट के बीच का डिफरेंस मैं ले रही हूँ, तो इस फील्ड को हम बोल सकते हैं कि मेरा क्लोजर टाइम पीरियड कितना था वो मुझे कैप्चर करना है। सो क्लोजर टाइम जो है वो फील्ड हम अनटच्ड सिंस टाइप से एक बना सकते हैं और वहाँ पे मैं ये दो फील्ड्स का डिफरेंस जो है वो स्टोर करवा सकती हूँ। अभी मुझे जो स्टोर करना है वो डेज में करना है, आवर्स में करना है या मिनट्स में करना है, मैं उस तरीके से उसे यहाँ पे क्लासीफाई कर सकती हूँ। और वो फील्ड जैसे ही मैं सेव करूँगी सिस्टम में दो फील्ड बन जाएंगे टाइप ऑफ फील्ड के, जिसका नाम रहेगा क्लोजर टाइम।
ये जो दो फील्ड्स बनेंगे ना वो इस तरीके से कुछ रहेंगे, जैसे हाउ ओल्ड का भी यहाँ पे मैंने एक ही फील्ड डिस्प्ले में रखा है, बट इफ़ आई सी इन द ओवरऑल लिस्ट ऑफ फील्ड्स यहाँ पे दो फील्ड्स है, एक है हाउ ओल्ड डेज एंड अनदर वन इज हाउ ओल्ड. सो वेन एवर यू आर क्रिएटिंग एनी फील्ड विच इज़ ऑफ अनटच्ड टाइप, यहाँ पे आपको दो फील्ड्स मिल जाते हैं. एक फील्ड होता है जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ डेज कैप्चर होते हैं उसके, या फिर नंबर ऑफ मिनट्स कैप्चर होते हैं जो आपने मेंशन करवाया हुआ है, और दूसरा रहता है जहाँ पे वो डेज, आवर्स और मिनट्स सब कैप्चर करता है. आइडियली ये जो फील्ड्स है जहाँ पे डेज, आवर्स एंड मिनट्स तीनों कैप्चर हो रहे हैं, दिस कैन बी यूज्ड इन योर डिटेल व्यू सेक्शन, जहाँ पे आप उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड के एक्चुअल में कितना टाइम हुआ है वो मेजर कर सके, और जो डे डिफरेंस आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज, आवर्स या मिनट्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशंस में जब भी आप कोई रिपोर्टिंग एनालिसिस निकाल रहे हैं और आपको उस पर कोई क्यूमुलेटिव रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड है, वेयर एनी एग्रीगेट फंक्शन इज़ टू बी यूज्ड. जैसे मुझे ओवरऑल आइडेंटिफाई करना है कि एवरेज टाइम कितना होता है किसी भी लीड को प्रोसेस करने के लिए, कितना एवरेज टाइम है कोई भी लीड आने से लेके क्लोजर तक का, उसका डिफरेंस जो है वो नंबर ऑफ डेज एवरेज कितने होता है. तो ये एवरेज आप तभी आइडेंटिफाई कर सकते हो जब आप उसे इन तीन में से किसी एक फॉर्मेट में स्टोर करवाते हैं, जैसे नंबर ऑफ डेज हो गया, आवर्स हो गया, मिनट्स हो गया. नेक्स्ट फील्ड टाइप वी हैव इज चेकबॉक्स. चेकबॉक्स फील्ड टाइप जो रहता है वो आइडियली जब आपके पास कोई इनपुट्स आने जो वाले हैं वो इधर इट कुड बी येस और इट कुड बी नो, ये दोनों के अलावा जब और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है यूज़र के पास कोई फील्ड इनपुट्स के लिए, तब आप चेकबॉक्स तरह के फील्ड इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं. इनके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, जैसे करंट एएमसी जो है या फिर कोई कॉन्टैक्ट है उसमें मुझे मार्क करवाना है कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट कौन सा है, तो या तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है या तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट नहीं है, दोनों में से कोई एक ही इनपुट हो सकता है. उसी तरीके से जो एएमसी हमने सिस्टम में डाला है वो इस कंपनी के अगेंस्ट में उसका करंट एएमसी है या फिर नहीं है, तो जहाँ पे येस एंड नो दो ही इनपुट्स किसी भी फील्ड के लिए हो सकते हैं, वहाँ पे आप उसका ड्रॉप डाउन या सिलेक्ट ऑप्शन ना बना के चेकबॉक्स यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कि ये फ्रंट एंड में दिखता कैसे है. यहाँ पे एक टैक्सेबल मेरे पास फील्ड टाइप अवेलेबल है प्रोडक्ट मास्टर में. इफ़ आई गो अहेड एंड सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस फील्ड, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका टाइप अवेलेबल है इस चेकबॉक्स. मतलब या तो कोई प्रोडक्ट जिसमें मैं डील करती हूँ उस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा, तो दो ही इनपुट्स मेरे पास अवेलेबल है. सो रेदर देन गोइंग फॉर द सिलेक्ट इनपुट जहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन प्रोवाइड करती हूँ, मैं उसे चेकबॉक्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. चेकबॉक्स फील्ड में इस तरह का एक चेकबॉक्स आ जाता है जहाँ पे आप उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं. डिफ़ॉल्ट इनपुट आप जब चेक करके प्रोवाइड करते हैं, सो ऑन द फ्रंट एंड whenever you go to that input type, आपको वो डिफ़ॉल्ट चेकबॉक्स चेक दिखेगा. अगर आपको ऐसा रिक्वायर्ड है कि वो चेकबॉक्स का कुछ भी डिफ़ॉल्ट इनपुट नहीं होना चाहिए, अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो यूज़र उसे चेक करेगा, अदरवाइज उसे एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ देगा. वो केस में आप यहाँ पे उसे अनचेक प्रोवाइड करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चेकबॉक्स फील्ड टाइप. नेक्स्ट फील्ड टाइप हम देखते हैं सिलेक्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ड्रॉप डाउन फील्ड टाइप. ड्रॉप डाउन फील्ड टाइप्स जो रहते हैं दीज कैन ओनली एक्सेप्ट इनपुट्स विच आर प्री डिफाइंड. जैसे कि आपके पास लीड का जो सोर्स है, इट कुड बी इधर वन ऑफ द फॉलोइंग्स विच यू हैव मेंशन्ड, जैसे वो ईमेल है, जैसे वो वेबसाइट है, या फिर कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग से आया हुआ है लीड, या फिर रेफरेंस के थ्रू आया हुआ है, या फिर कॉलिंग मीडियम से आया हुआ है. सो दीज आर ऑल योर सोर्सेज. सोर्सेज आइडेंटिफाई करना इज़ समथिंग जो हर कस्टमर आइडेंटिफाई कर सकता है और वो प्री डिफाइंड इनपुट्स उनके लिए दे सकता है, बिकॉज उनका बिजनेस कौन से सोर्सेज से आ रहा है ये हर किसी को पता रहता है. तो जहाँ पे डिफाइंड इनपुट्स अवेलेबल है उनके लिए हम सिलेक्ट एज अ फील्ड टाइप यूज़ कर सकते हैं. सिलेक्ट का दूसरा एक बेनिफिट ये है कि इसे कैटेगराइजेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे समझिए आप अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसमें आप डील करते हैं इज़ काउंटेबल, या जिसके लिए जो कैटेगरीज आप जिसमें डील करते हैं आर काउंटेबल, तो कैटेगराइजेशन अगर मैं करूँगी कि मेरे पास प्रोडक्ट के कितने कैटेगरीज अवेलेबल है, अगेंस्ट ईच एंड एवरी कैटेगरी व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सब कैटेगरीज दैट आर अवेलेबल, एंड इफ़ आई मैनेज देम इन माई प्रोडक्ट मास्टर, तो आगे जाके इफ़ आई हैव एनी लीड्स और इफ़ आई हैव एनी अपॉर्चुनिटीज़ जो मेरे पास आ रहे हैं और वहाँ पे मैं ये कैटेगराइजेशन मैनेज करती हूँ, देन इट गिव्स मी एन एडेड एडवांटेज जहाँ से मैं कैप्चर कर सकूँ OPR पे भी और रिपोर्टिंग एनालिसिस में भी
कि मेरे पास किसी भी स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए कितने अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं या कितने लीड्स आ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट टाइप हो सकता है, कैटेगराइजेशन हो सकता है या सब कैटेगराइजेशन हो सकता है। इससे आपका रिपोर्टिंग जो निकल रहा है CRM से वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपका मैक्सिमम बिजनेस कौन से प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से आ रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स भी है जहाँ पे आप ये सिलेक्ट फील्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे OPR एनालिसिस के लिए मैंने मेंशन किया है, आप स्टेटस ऑफ लीड रहता है, तो लीड सिस्टम में आया तब हो सकता है इट वाज इन न्यू स्टेज और असाइन स्टेज, फिर किसी ने उस पर वर्क किया तो वो इन प्रोग्रेस में जाएगा। आफ्टर सर्टेन पॉइंट इट विल बी कन्वर्टेड और इट वुड बी मार्क डेड एज पर द सेल्स प्रोसेस गट फीलिंग कि ये कस्टमर आगे उनको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सो बेस्ड ऑन दैट, अगर आपके पास स्टेटस इज अवेलेबल है, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस देर आर सर्टेन स्टेजेस जहाँ पे कुछ ना कुछ फील्ड इनपुट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। सो वैसे केसेस में आप उसे सिलेक्ट या फिर ड्रॉप डाउन फील्ड के तरीके से CRM में बना सकते हैं। इसका एडेड एडवांटेज ये रहेगा कि आपका रिपोर्टिंग ईजी हो जाएगा, एंड बिकॉज इट इज़ नॉट एन मैनुअल इनपुट, यूजर्स को प्री डिफाइंड इनपुट्स में से सिलेक्ट करना है। सो आपके पास एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा जहाँ पे इनपुट्स रेगुलर बेसिस पे रिक्वायर्ड है एंड प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड टू गेट द रिजल्ट्स। सो देखते हैं कि ये सिलेक्ट फील्ड टाइप्स दिखते कैसे हैं स्टूडियो में। यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी का जो ऑप्शन है लीड लेवल पे, दिस इज अ सिलेक्ट फील्ड टाइप। सो इसके जब मैं प्रॉपर्टीज ओपन करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, जहाँ पे मैंने एक डॉम सिलेक्ट किया हुआ है प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ इनपुट्स का, और उसमें क्या क्या वैल्यूज एक्सेप्टेड है उसका यहाँ पे लिस्ट मुझे दिख रहा है। सो इफ़ आई गो टू द इंक्वायरीज एडिट फॉर्म या फिर क्रिएट फॉर्म, यहाँ पे इफ़ आई गो टू द प्रोडक्ट कैटेगरी ऑप्शन, यहाँ पे सिर्फ वही जो अवेलेबल सेट ऑफ इनपुट्स है मैं उसमें से ही कुछ इनपुट प्रोवाइड कर सकती हूँ, अदरवाइज आई विल हैव टू लीव दिस फील्ड एज ब्लैंक। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं कर सकती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट अ सिलेक्ट फील्ड विल लुक लाइक। नेक्स्ट वी हैव इज मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन, या फिर this is also kind of a drop down but it allows multiple selection. Another thing is multi selects may not be applicable to everyone and it can be used for where you can give choices to your users to select, like जहाँ पे एक से ज़्यादा inputs accepted हो सकते हैं। For example color choices है, if you are dealing in paints तो किसी customer के जो color choices है, सो वो कलर चॉइसेस को मेंशन करने के लिए इट इज़ पॉसिबल कि वो मोर देन वन कलर सेगमेंट्स उनको आइडेंटिफाई करवाने पड़े या फिर वहाँ पे मुझे मैनेज करने पड़े। तो उसके लिए रेदर देन यूजिंग अ सिंगल सिलेक्ट और अ ड्रॉप डाउन, आई कैन प्रोवाइड लिस्ट ऑफ इनपुट्स जहाँ पे वो मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अनदर ऑप्शन वी हैव गिवन इज़ फॉर पिज़्ज़ा टॉपिंग। सो आप अपने पिज़्ज़ा पे किस तरह का टॉपिंग पसंद करते हैं वो मैनेज करने के लिए यू कैन यूज़ दिस फील्ड इफ़ यू आर फ्रॉम अ फूड सेगमेंट। मल्टी सिलेक्ट CRM में दिखता कैसा है एक बार वो देखते हैं, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दैट wherever it is possible try to avoid using multi select until and unless it is really necessary for you to manage this kind of choices, because multi select के जो fields रहते हैं, पहला तो वो OPR पे आपको उसका एनालिसिस नहीं मिल पाएगा, बिकॉज OPR प्योरली वर्क्स ऑन डेट और डेट एंड टाइम फील्ड्स एज वेल एज द सिलेक्ट फील्ड्स। आप मल्टीपल इनपुट जहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे रिपोर्टिंग उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज द रिपोर्ट्स आर एक्चुअली नॉट बी एक्यूरेट। लेट्स से इफ आई हैव अ मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन फॉर प्रोडक्ट कैटेगरी एंड इफ आई हैव 100 लीड्स जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी CRM दिया हुआ है एंड 20 लीड्स जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी Synapse दिया हुआ है। सो whenever I try to pull out the report जहाँ पे मुझे ये देखना है कि प्रोडक्ट कैटेगरी CRM है और Synapse है, सो दिस कैन बी अचीव थ्रू द रिपोर्ट्स, बट वहाँ पे एक ही लीड मुझे मल्टीपल टाइम्स मिल सकता है बिकॉज मैंने वहाँ पे दो अलग अलग सेगमेंट्स मेंशन किए हुए हैं एज CRM एज वेल एज Synapse। तो वो जो आपके पास लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे या लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज लीड्स आते हैं, दे माइट नॉट बी एक्यूरेट। दैट इज़ वाई using a multi-select can be sometimes a complex thing, and we usually recommend our clients to avoid using it if it is not necessary for the business. Let us see कि ये वर्क कैसे करता है। So in product master हमारे पास यहाँ पे टैक्सेस का जो ऑप्शन है, दिस इज़ अ मल्टी सिलेक्ट। मतलब मैं जो प्रोडक्ट ऑफर करती हूँ मेरे क्लाइंट्स को
वो प्रोडक्ट पे मैं क्या क्या टैक्सेस अप्लाई कर सकती हूँ। उसके लिए हमने यहाँ पे एक टैक्स ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे वो मल्टीपल ऑप्शंस सिलेक्ट करता है। और अगर मैं CRM में फ्रंट एंड पे देखूँ तो यहाँ पे टैक्सेस के लिए यू कैन सी दैट मल्टीपल टैक्सेस आर अलाउड, तो मैं एक साथ में मल्टीपल टैक्सेस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिलेक्ट एंड अ मल्टी सिलेक्ट फील्ड। आप जब सिलेक्ट यूज़ करते हैं तो आप कोई भी एक ही इनपुट यूज़ कर सकते हैं, whereas when you are using a multi select it can accept multiple inputs at once. Next let us see some of the examples जहाँ पे contact details में जो field types यूज़ होते हैं। जैसे मुझे किसी कस्टमर का एड्रेस स्टोर करवाना है, किसी कस्टमर का ईमेल एड्रेस स्टोर करना है या फिर उनका फ़ोन नंबर स्टोर करना है, तो ये इनपुट्स कैसे स्टोर। सबसे पहला है मल्टी एड्रेस। मल्टी एड्रेस फील्ड जो है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है जहाँ पे मुझे कंपनी के वेरियस एड्रेसेस स्टोर करने हैं। जैसे एक ही कंपनी के अगर मेरे पास वेयर हाउस एड्रेस अवेलेबल है, रेजिडेंशियल एड्रेस अवेलेबल है या कंपनी एड्रेस अवेलेबल है, तो मैं मल्टीपल एड्रेसेस को एक ही रिकॉर्ड में स्टोर करवा सकती हूँ। नाउ दिस कैन बी समटाइम्स अ लिटिल ट्रिकी बिकॉज सम ऑफ द कस्टमर्स माइट ऑल्सो रिक्वायर द ब्रांच वाइज रिपोर्टिंग कि मेरे कौन से ब्रांच से कितना मेरे पास बिजनेस आ रहा है। सो इफ़ यू ऑल्सो हैव सच नीड्स जहाँ पे आपको हर एक ब्रांच का जो आपके पास बिजनेस आता है वो आइडेंटिफाई करना है सेपरेटली। So in such cases it is recommended that rather than using multi-address you create different accounts in CRM and then manage their addresses separately in different accounts or different companies, because companies अलग रहेंगी तभी आप उसका जो analysis है in terms of its business or in terms of the total service tickets that you have resolved for a specific branch, वो आपको अलग categorization मिल सके। इफ़ दैट इज़ नॉट द नीड और आपको सिर्फ मैनेज करवाना है कि आपका ओवरऑल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कितना बिजनेस आ रहा है, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू अंडरस्टैंड कि वो कंपनीज कितने अलग अलग ब्रांचेस से ऑपरेट करती है, तो वहाँ पे मैं ये मल्टी एड्रेस वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ कर सकती हूँ। एड्रेसेस का जो ऑप्शन अवेलेबल है CRM में, इट इज़ लिंक्ड विथ गूगल एड्रेस। तो आप एड्रेस फील्ड में कुछ भी टाइप करेंगे, गूगल विल गिव यू द सजेशंस ऑफ द एड्रेसेस दैट कुड बी लिंक विद द गूगल, और वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एज सुन एज यू सिलेक्ट दैट एड्रेस, उस एड्रेस की सारी डिटेल्स अलॉन्ग विथ इट्स पिन कोड, सिटी, कंट्री गेट्स कैप्चर्ड इन द CRM ऑटोमेटिकली। लेट अस सी अ लाइव एग्जांपल ऑफ मल्टी एड्रेस। सो यहाँ पे मेरे पास अकाउंट का स्टूडियो मैंने ओपन किया हुआ है जहाँ पे मैं डिटेल व्यू पे हूँ और मेरे पास यहाँ पे एड्रेस टाइप का एक फील्ड अवेलेबल है। इफ़ आई गो टू द प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फील्ड का टाइप है मल्टी एड्रेस। एंड हाउ इज़ दिस फील्ड विजिबल ऑन द फ्रंट एंड, लेट अस गो अहेड एंड सी। यहाँ पे मैं कंपनीज ओपन कर लेती हूँ। लेट मी गो टू द क्रिएट फॉर्म। यहाँ पे एड्रेस टाइप आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये फील्ड सिस्टम में बन के आ जाता है। और यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे, सिंस इट इज़ लिंक्ड विद गूगल, तो आप जो टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये सजेशंस आपको देगा फ्रॉम द गूगल कि आपको कौन सा पिक करना है। लेट्स से आई गो अहेड एंड पिक द फर्स्ट वन। आप जैसे इस पे होवर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट एड्रेस भी दिखाएगा कि वो कौन सा एड्रेस पिक करेगा। आई वॉन्ट टू पिक द वन विच हैज़ द HO ऑफिस इन बिलाड, सो आई विल सिलेक्ट दिस एज माई गूगल एड्रेस। और गूगल एड्रेस में जो भी रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे बिलाड एज द एरिया वॉज अवेलेबल, स्टेट इज़ अवेलेबल, पिन कोड इज़ अवेलेबल एंड कंट्री इज़ अवेलेबल, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फेच होके यहाँ पे आ जाती है। एड्रेस का जो टाइप है वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं डिफरेंट वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग दिस एड्रेस, जैसे कि ये HO का एड्रेस है या फिर कोई स्पेसिफिक ब्रांच का एड्रेस है या फिर ये वेयर हाउस का एड्रेस है, तो उस तरीके से एड्रेस टाइप आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ से ये कैप्चर हो सकता है। नेक्स्ट फील्ड टाइप वी हैव इज़ मल्टी ईमेल। मल्टी ईमेल कैन बी यूज जहाँ पे आपका एक कस्टमर के लिए जो इंटरेक्शन होता है वो मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस पे होता है। जैसे समझिए कि मेरे पास एक ही क्लाइंट के, बिकॉज ही इज़ डीलिंग इन टू डिफरेंट प्रोफाइल्स, तो उनके दो अलग अलग ईमेल एड्रेसेस अवेलेबल है। तो ऐसे केसेस में मुझे अगर वो दोनों एड्रेसेस क्लाइंट के स्टोर करवाने हैं ईमेल एड्रेसेस, तो फिर मैं ये मल्टी ईमेल वाला फील्ड यूज़ कर सकती हूँ। एंड added advantage is from both of these email addresses you can always mark which one is the primary email address of this contact, which is always to be followed for the communication, and in case if that email address is not looked upon, तो फिर उनको दूसरे कौन से ID पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल फील्ड जो रहेंगे वहाँ पे हम ईमेल वैलिडेशंस भी प्रोवाइड करते हैं।
Now when I say email validation, it means that when you are typing something in that email field, system will check for you whether that email syntax is valid or not. email syntax में @ and the domain is really important. तो आप वो proper email address provide कर रहे हैं कि नहीं कर रहे system में, that will be validated, ताकि यूज़र कुछ भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे ना दे दे, एक प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट में ही वो सिंटैक्स अप्रूव होगा. नेक्स्ट इज द ईमेल वेरिफिकेशन. नाउ वेरिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम वैलिडेशन. हम जब वैलिडेशन बोलते हैं तो वहाँ पे वो सिर्फ सिंटैक्स चेक करेगा कि जो इनपुट मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है वेदर इट इज़ इन द फॉर्मेट विच आई कैन एक्सेप्ट एज एन ईमेल एड्रेस. तो वैलिडेशन वो हो गया जहाँ पे ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो चेक हो रहा है. Whereas when we say email verification will actually go to a third party server with which our CRM is connected, and it will look that email address in that server to see if there is actually any email by this email address available and will give us the result. So मुझे पता चलेगा कि जिस email ID से मैं communicate कर रही हूँ सच में वैसा कोई ईमेल एग्जिस्ट करता भी है या नहीं. नाउ लेट अस गो अहेड एंड सी दिस इन लाइव CRM के ये प्रॉपर्टीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ईमेल मल्टी ईमेल के, वो वर्क कैसे करते हैं और हाउ यू कैन यूज़ इट. सो दिस इज़ माई ईमेल टाइप. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल एड्रेस जो अवेलेबल है CRM में, इट इज़ अ फील्ड ऑफ टाइप मल्टी ईमेल. एंड इफ़ आई गो टू द रिकॉर्ड लेवल, जहाँ पे मैं फॉर्म पे अगर आपको क्रिएट फॉर्म पे बताऊँ तो यहाँ पे ईमेल इनपुट्स के लिए इस तरह का कुछ सेटअप अवेलेबल है जहाँ पे आप मल्टीपल ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं. समझिए यहाँ पे मैं एक एड्रेस ऐड करती हूँ sales@njworld.com. नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ पे वैलिडेशन नहीं दिया है प्रॉपर. जो ईमेल एड्रेस का सिंटेक्स रहता है वो मैंने यहाँ पे प्रॉपर फॉलो नहीं किया है. सो ये केस में यहाँ पे ऊपर ही मुझे मैसेज दे रहा है कि आपने जो ईमेल दिया है वो इनवैलिड ईमेल है, बिकॉज इस तरह का कोई ईमेल एड्रेस का सिंटेक्स होता नहीं है. ठीक है. सो इफ़ आई वांट टू चेंज, मुझे यहाँ पे आके वो सिंटेक्स चेंज करना पड़ेगा एंड देन इट विल चेक वेदर दैट ईमेल एड्रेस इज़ वैलिड और नॉट. ये जो स्टेटस अवेलेबल है दिस इज़ द वेरिफिकेशन स्टेटस. वैलिडेशन का कोई स्टेटस नहीं है क्योंकि वैलिडेशन तो मुझे यहाँ पे ऑन स्क्रीन ही मिल जाता है. और अगर कोई ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं होगा तो वो सेव नहीं करने देगा आपको वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अकाउंट लेवल पे, कंपनी लेवल पे, या जहाँ कहीं पे भी आप उसे चेक कर रहे हैं, बिकॉज वो फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है. सो ऑलवेज प्रोवाइड द इनपुट्स इन प्रॉपर फॉर्मेट्स टू अवॉइड लूजिंग एनी डेटा और एनी कम्युनिकेशन इन द फ्यूचर. वैलिडेशन के बाद आता है वेरिफिकेशन. तो जब मैं ईमेल एड्रेस कोई प्रोवाइड करती हूँ एंड इफ़ आई क्लिक आउट ऑफ दैट बॉक्स तो ये ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने जाता है. एंड वंस इट इज़ वेरीफाइड, यहाँ से वो ऑप्शंस मुझे दिखाते हैं कि ये ईमेल एड्रेस क्या क्या हो सकता है. वेरिफिकेशन का स्टेटस इसमें से कोई एक हो सकता है. बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी नॉट वेरीफाइड, मतलब कि मैंने जो ईमेल एड्रेस सिस्टम में डाला है वो अभी तक वेरीफाई होने के लिए वो थर्ड पार्टी के पास गया नहीं है. This can be possible when you are uploading some data in the CRM in bulk from some other software, or when you are initiating the CRM implementation and you have uploaded all your KYC for the first time. तब वो not verified में रहेगा. Unknown is something when you have provided an email address with an personalized domain of the client, और वो जो domain है that is not worldwide known, और उस पर कम्युनिकेशन उतना फ्रीक्वेंट नोन नहीं है. सो द डोमेन रेपुटेशन इज़ नॉट नोन. सो उस केसेस में ये ईमेल एड्रेस अननोन में जाएगा. मीन्स दैट द थर्ड पार्टी विच वी आर रेफरिंग दिस ईमेल एड्रेस, इवन दैट सर्वर ऑल्सो डज नॉट नो वेदर दैट ईमेल इज़ एक्चुअली वेरीफाइड और नॉट. तो वो केसेस में हमें अननोन स्टेटस मिलता है उसका. वैलिड स्टेटस मीन्स मैंने जो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया है वो थर्ड पार्टी सर्वर कैन कंफर्म कि ये वैलिड ईमेल है एंड एन ईमेल आईडी बाय दिस एक्चुअल मेल आईडी एक्चुअली एग्जिस्ट्स. नेक्स्ट इज इनवैलिड, विच मीन्स द मैंने जो मेल आईडी प्रोवाइड किया है वो आईडी मुझे थर्ड पार्टी सर्वर पे इनवैलिड दिखाया जा रहा है. मतलब कि द थर्ड पार्टी विच आई एम यूजिंग टू वैलिडेट माई वेरीफाई माई ईमेल एड्रेस सेज कि ये वाला ईमेल एड्रेस गलत है. समटाइम्स इट मे हैपन कि हमें जो थर्ड पार्टी से रिस्पॉन्स मिल रहा है दैट कुड एक्चुअली नॉट बी ट्रू. दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन थर्ड पार्टी पे जो इन्फॉर्मेशन डोमेन रेपुटेशन के थ्रू आ रही है
वो उसे इनवैलिड बताया जा रहा है, बट उस ईमेल आईडी पे आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सो यू नो दैट ईमेल एड्रेस इज वैलिड। वैसे केसेस में आप उसे फोर्स वैलिड मार्क कर सकते हैं, विच मीन्स दैट इवन दो द थर्ड पार्टी इज सेइंग दैट ये ईमेल एड्रेस वेरीफाइड नहीं है, बट आई नो दैट इट इज़ अ वेरीफाइड ईमेल एड्रेस बिकॉज आई एम कम्युनिकेटिंग ऑन इट, तो मैं उसे फोर्स वैलिड मार्क करूंगी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एन ईमेल। The next input field type we have is multi-phone. So just like email, you can have different numbers stored in the same contact where each and every number is used or identified by different numbers. और एक ही client के साथ में आप multiple numbers से जब communicate करते हैं तो वहाँ पे आप multi-phone वाला field use कर सकते हैं. It is a set of contact numbers of the client. यहाँ पे भी आप email के जैसे कोई भी एक फ़ोन नंबर को प्राइमरी मार्क कर सकते हैं. फ़ोन के लिए भी आप उसे इनवैलिड या अनसब्सक्राइब मार्क कर सकते हैं. मतलब लेट्स से आई हैड अ हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विद अ क्लाइंट ऑन हिज ओल्ड नंबर. नाउ आई डोंट वांट दैट ओल्ड नंबर टू बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम बिकॉज उसके साथ में मेरा कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन पहले वो हुआ था. बट आई वॉन्ट के जो नया नंबर है वो अभी प्राइमरी हो और पुराना नंबर है वो कोई यूज़ ना करे सिस्टम में. So to let my users know that the second number which we have is invalid or it is not currently needed, हम उसे invalid या unsubscribe mark कर सकते हैं. मल्टीफोन फील्ड रहेगा, वहाँ पे हमने व्हाट्सएप वेरिफिकेशन भी प्रोवाइड किया हुआ है. सो जस्ट लाइक इन केस ऑफ ईमेल हम एक थर्ड पार्टी सर्वर यूज़ करते हैं जो हमारे लिए वो मेल एड्रेस को एक्चुअल में वेरीफाई करके आता है कि वो ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं. वैसे ही फ़ोन नंबर्स के लिए हम व्हाट्सएप का उनका स्टेटस वेरीफाई कर सकते हैं जिससे मुझे पता चलेगा कि ये फ़ोन नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है कि नहीं है. लेट अस गो अहेड एंड सी एन एग्जांपल फॉर द मल्टीफोन फील्ड. सो दिस इज़ द फील्ड टाइप फॉर मल्टीफोन एंड इफ़ आई सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे जो फ़ोन फील्ड है वहाँ पे इस तरह के इनपुट्स अवेलेबल है जहाँ पे मैं इनपुट प्रोवाइड कर सकती हूँ. लेट्स से आई एम प्रोवाइडिंग इनपुट 9512360081. यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ फॉर मार्किंग दिस फ़ोन नंबर एज प्राइमरी, मतलब कि ये मेरा प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं. देन वी हैव द व्हाट्सएप वेरिफिकेशन स्टेटस. यहाँ पे अगर मुझे पता है कि ये नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है तो मैं इसे मार्क कर सकती हूँ एज वैलिड. And if I have another number which I was using earlier for the communication with the client, let's say it was 91, बट ये नंबर अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो केसेस में मैं इसे इनवैलिड मार्क कर सकती हूँ और अनसब्सक्राइब मार्क कर सकती हूँ जस्ट फॉर माय यूजर्स रेफरेंस कि ये वाला नंबर अभी यूज़ में नहीं है बट इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज बीइंग यूज्ड. लेट मी शो यू कि जो मल्टी फील्ड टाइप्स है वो डिटेल व्यू पे कैसे दिखते हैं. लेट अस गो अहेड एंड सी दैट. सो यहाँ पे मैंने कंपनी ओपन किया है जिसमें मेरे पास ईमेल एड्रेस अवेलेबल है और फ़ोन नंबर्स अवेलेबल है. नाउ व्हेन देयर आर मल्टीपल फ़ोन और ईमेल अवेलेबल, जो प्राइमरी आपने मार्क किया होगा वो आपको डायरेक्टली फॉर्म पे दिख जाएगा. एंड फॉर द एडिशनल ऑल्टरनेट नंबर्स और द ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेसेस यू कैन सी कि इस तरीके से एक आपको वहाँ पे छोटा सा डायलॉग मिल जाएगा या पॉपअप मिल जाएगा जहाँ पे आप बाकी की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. यहाँ पे कुछ कलर्स दिख रहे हैं अगेंस्ट ईच एंड एवरी मेल ID. सो when it is marked in green that means that it is valid email address. और क्योंकि ये प्राइमरी एड्रेस है इसीलिए यहाँ वो सबसे ऊपर दिख रहा है और इट इज़ ऑन द मेन फॉर्म. दूसरा जो ईमेल एड्रेस है विच इज़ bhumi@ens.net.in, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर ब्लू है विच मीन्स के मैंने जो वेरीफाइड सर्वर पे जाके ये ईमेल एड्रेस देखा वहाँ पे ये बता रहा है कि ऐसा कोई ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है. बट इफ़ आई एम कम्युनिकेटिंग ऑन दिस ईमेल एड्रेस आई नो दैट दिस ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट, तो मैं उस केस में इस मेल एड्रेस को फोर्स वैलिड मार्क कर सकती हूँ. मतलब कि ये एड्रेस एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है ऐसा मैं बोल रही हूँ, ऐसा मुझे वो सर्वर ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है. थर्ड वी हैव इज़ दिस ईमेल ID विच इज़ nj@abcsd.com विच इज़ इनवैलिड बिकॉज यहाँ पे जो मैंने डोमेन प्रोवाइड किया है ऐसा कोई डोमेन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है. सो मुझे थर्ड पार्टी बता रहा है कि ऐसा कोई डोमेन है नहीं, आपने जो मेल ID डाला है वो गलत है. सो जो इनवैलिड रहेंगे दैट विल बी शोन इन येलो कलर. जो फोर्स वैलिड है वो आपको यहाँ पे ब्लू में दिखेंगे, जो वेरीफाइड है वो आपको ग्रीन में दिखेंगे, जो नॉट वेरीफाइड है वो आपको ग्रे में दिखेंगे. एंड द वंस विच आर अननोन आर शोन इन ऑरेंज विच मीन्स दैट the third party server does not know whether that email actually is verified or not.
सिमिलरली फॉर फोन ऑल्सो, द फोन विच इज़ प्राइमरी वो आपको यहाँ पे ऊपर फ्रंट एंड पे ही दिख जाएगा, एंड फॉर द सेकेंडरी नंबर्स आपको यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन पॉपअप में दिखेगा. इफ़ इट इज़ शोन इन ग्रीन कलर दैट मीन्स कि ये वाला नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, एंड इफ़ इट इज़ ग्रेड आउट दैट मीन्स कि वो नंबर कंफर्म नहीं है वेदर इट इज़ अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप और नॉट. इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल तो उस केस में दिस विल बी मार्क्ड इन रेड. ओके. एंड फॉर एड्रेसेस आप देख सकते हैं इस तरीके से एड्रेस डिस्प्ले होता है ऑन द डिटेल व्यू. एंड इफ़ आई वांट टू सी ऑल द एड्रेसेस एट वंस, तो यहाँ पे एक ही एड्रेस है इसीलिए इट इज शोइंग मी लाइक दिस, बट अगर मल्टीपल रहेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से वो मल्टीपल रोज में मुझे एड्रेस दिखा देगा. सो हमने जो फील्ड टाइप्स देखे दीज आर ऑल फॉर द कॉन्टैक्ट डिटेल टाइप्स. नाउ लेट मी एड्रेस वन मोर कंसर्न हियर. आप जब भी एड्रेस, ईमेल या फ़ोन नंबर के फील्ड्स यूज़ करते हैं तो अगर आपने एक मॉड्यूल में, जैसे समझिए आपने लीड मॉड्यूल पे अगर मल्टी ईमेल फील्ड ऑलरेडी एक बार बना लिया है, मतलब ईमेल फील्ड एक बार बना लिया है, तो आप दूसरा उसी फील्ड टाइप का दूसरा फील्ड उस मॉड्यूल पे नहीं बना सकते हैं. सेम फॉलोज फॉर द मल्टी एड्रेस एज वेल एज द फोन टाइप्स. नेक्स्ट वी हैव इज फील्ड टाइप्स विच आर रिलेटेड विद द रिलेशनशिप्स और मीडिया. इसके लिए कौन कौन से हमारे पास फील्ड टाइप्स है? तो फर्स्ट वन इज द रिलेट फील्ड. रिलेट फील्ड इज समथिंग विच इज़ यूजफुल फॉर रिपोर्टिंग. ये जो फील्ड टाइप है इट इज़ एक्चुअली द सेम एज रिलेशनशिप. ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ दैट रिलेशनशिप जब हम कोई बनाते हैं, जो दो मॉड्यूल्स रिलेट हो रहे हैं वो दोनों मॉड्यूल में से किसी भी मॉड्यूल का डेटा रिपोर्ट में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ कर सकती हूँ, इवन इन फिल्टर्स और इन द डिस्प्ले कॉलम्स. सेम फॉलोज फॉर द फिल्टर्स ऑल्सो इन एडवांस सर्च और इन बेसिक सर्च. बट रिलेट फील्ड जो रहेगा वहाँ पे मेरे पास सिर्फ जो रिकॉर्ड के साथ में मैं उसे लिंक कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ़ लिंक्ड यूजिंग रिलेट एज अ फील्ड टाइप, जहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी पे सिर्फ लीड का रेफरेंस दे रही हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी का लीड कौन सा था, कौन से लीड से ये कन्वर्ट होकर अपॉर्चुनिटी आया है. इफ़ फॉर दिस आई एम यूजिंग रिलेट एज अ फील्ड टाइप, तो इसके केस में क्या होगा, मुझे अपॉर्चुनिटी पे लीड का सिर्फ रेफरेंस मिलेगा. अब मुझे अगर ऐसा चाहिए कि लीड जिस अपॉर्चुनिटी के साथ लिंक्ड है, मतलब जो लीड को कन्वर्ट करके हमने अपॉर्चुनिटी बनाया है, उस अपॉर्चुनिटी पे मुझे सिर्फ लीड का रेफरेंस चाहिए, तो उस केस में हम उसे एज अ रिलेट फील्ड बना सकते हैं. बट इन केस ऑफ बिजनेस प्रोसेस, जब भी कोई लीड अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होता है, देयर आर times when I need much more information which can help me analyze this data even more. तो मुझे अगर ऐसा देखना है कि जो अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड लीड है वो लीड सिस्टम में कब आया था, किसने वो लीड डाला था, किसने वो लीड अटेंड किया था, वो लीड कब क्लोज हुआ है या कौन से सोर्स से आया था, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेट टाइप ऑफ फील्ड अगर मैं यूज़ करूँगी तो मुझे नहीं मिलेगी, बिकॉज वो सिर्फ रेफरेंस मुझे दे पाएगा कि ये अपॉर्चुनिटी कौन से लीड रेफरेंस से आया है. बट इफ़ आई नीड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट फॉलोज, जैसे मैंने आपको अभी लिस्ट किए, वो केस में आपको लीड और अपॉर्चुनिटी का रिलेशनशिप ही बनाना पड़ेगा. यू कैन नॉट यूज लीड एज अ रिलेट फील्ड. नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज फॉर द फ्लेक्स रिलेट. नाउ व्हेन वी से फ्लेक्स रिलेट, इट इज almost like the relate type only difference is that when I am relating, मुझे वहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं जस्ट लाइक इन, आपने अगर देखा होगा एक्टिविटी मॉड्यूल CRM में, या फिर आप जब चेक इन चेकआउट करते हैं. सो चेक इन चेकआउट इज़ पॉसिबल ऑन एनी मॉड्यूल जहाँ पे आपने उसे अलाउ किया हुआ है. चेक इन चेकआउट का जो फीचर है वो आपने अगर एनेबल किया है किसी मॉड्यूल के लिए तो आप उसे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सो फ्लेक्स रिलेट जो है वो भी उसी तरीके से वर्क करता है. जो मॉड्यूल्स पे आपने चेक इन चेकआउट एनेबल किया है वहाँ पे आप फ्लेक्स रिलेट वहाँ पे वो फ्लेक्स रिलेट मॉड्यूल में एनेबल हो जाता है. दैट मीन्स एक ही एक्टिविटी जो मैं क्रिएट कर रही हूँ वो एक्टिविटी को मैं किसी भी एक टाइप ऑफ मॉड्यूल के साथ लिंक कर सकती हूँ. जैसे एक्टिविटीज़ के मॉड्यूल में ही एक एक्टिविटी मैंने लिंक किया है लीड के साथ में, एक एक्टिविटी मैंने लिंक किया है अपॉर्चुनिटी के साथ में, और एक एक्टिविटी मैंने लिंक किया है टिकट के साथ में. तो मैंने यहाँ पे फील्ड सेम यूज़ किया है, बट मैंने एक जगह पे वो लीड के साथ लिंक किया, एक जगह पे अपॉर्चुनिटी के साथ में, और एक जगह टिकट के साथ में. सो इसे बोला जाता है फ्लेक्स रिलेट. मतलब मैं उसे प्री डिफाइंड मॉड्यूल नहीं दे रही हूँ कि आप इसी मॉड्यूल के साथ में इसे लिंक कर सकते हैं. मैं ये यूज़र को फ्रीडम दे रही हूँ कि वो सिलेक्ट कर सके कि उसे कौन से मॉड्यूल के साथ में कब क्या रिलेट करना है, तो उसे बोला जाता है फ्लेक्स रिलेट.
और इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने बताया एक्टिविटीज़ के लिए ही होता है, और किसी भी मीडियम में या कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन के लिए इस तरह के फील्ड का फिलहाल कोई पर्पस नहीं आइडेंटिफाई है। एंड वी डू नॉट रेकमेंड ऑल्सो कि आप इस तरह का कोई फील्ड बनाएं बिकॉज इट कुड कॉम्प्लिकेट योर रिक्वायरमेंट्स until and unless it is other than relationship tracking या फिर activities tracking, it is not recommended कि आप इस field type को यूज़ करें। Flex Relate यूज़ करने के लिए आपको ये ऑप्शन enable करना पड़ेगा फीचर्स में जाके उस मॉड्यूल के लिए, तभी आप इसे रिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट रिलेट दिस फील्ड। लेट अस गो अहेड एंड सी फ्लेक्स रिलेट टाइप का जो फील्ड है और रिलेट टाइप का जो फील्ड है उसमें डिफरेंस क्या होता है और हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इट ऑन द फॉर्म। रिलेट फील्ड टाइप जो है वो यूजुअली हमने अभी तक तो CRM पे कभी यूज़ किया नहीं है बिकॉज वी नेवर फेल्ड द नीड ऑफ इट, बिकॉज हम रिलेशनशिप्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं सो दैट इट्स ईजियर फॉर मी टू फेच एनी डेटा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फ्रॉम दैट रिलेटेड मॉड्यूल। तो हम रिलेट फील्ड्स अभी तक यूज़ कभी किए नहीं हैं, बट the way this relate field or the relationship fields look on the form whenever any user is providing the input, it is similar. So I will show you कि वो relate type आप जब use करेंगे तो वो किस तरह से दिखेगा। Let's say I have a quotation to be created. So यहाँ पे quotation में जो opportunity के लिए link का option दिया हुआ है या फिर यहाँ पे account या contact select करने के लिए जो option दिया हुआ है, so this is restricted to that specific module. मैं अपॉर्चुनिटी को जब लिंक करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलेंगे जिसे मैं यहाँ पे रिलेट कर सकती हूँ। तो रिलेट फील्ड जो है इस तरह से दिखता है, जहाँ पे इस तरह का एक ऑप्शन आता है जहाँ से मैं रिकॉर्ड सर्च कर सकती हूँ CRM में उस मॉड्यूल के, और डिलीट का ऑप्शन आता है। दैट मीन्स इफ़ आई हैव सिलेक्टेड सम रिकॉर्ड बाय मिस्टेक, मैंने अगर यहाँ पे कोई गलत अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट कर लिया और मुझे इसे चेंज करना है तो मैं इसे रिमूव करके वापस से चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, रिलेट फील्ड कौन से मॉड्यूल के साथ में लिंक्ड है वो जनरली रिलेट फील्ड का जो हमने लेबल दिया होगा या नेम दिया होगा फील्ड का उससे पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने अपॉर्चुनिटी को रिलेट करने के लिए फील्ड बनाया है, यहाँ पे अकाउंट रिलेट करने के लिए बना हुआ है ये फील्ड, ये शिपिंग अकाउंट रिलेट करने के लिए बना है विच इज़ ऑल्सो अगेन अकाउंट, और ये दोनों कॉन्टैक्ट रिलेटेड फील्ड्स हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी के फ्लेक्स रिलेट कैसे दिखता है। सो फॉर फ्लेक्स रिलेट यहाँ पे रिलेटेड टू जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है इन द एक्टिविटीज, दिस इज अ फ्लेक्स रिलेट। मतलब एट एनी आई डोंट हैव एनी कंस्ट्रेंट कि मैं यहाँ पे जब ये पॉपअप ओपन करूँगी तो मुझे स्पेसिफिक किसी एक मॉड्यूल का ही डेटा सेट मिलेगा जहाँ से मैं उसे लिंक कर सकूँ। मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस एट द टाइम उसे कंपनी के साथ भी रिलेट कर सकती हूँ, इंक्वायरी के साथ भी रिलेट कर सकती हूँ, टिकट के साथ भी लिंक कर सकती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट इज़ फ्लेक्स रिलेट लाइक। आप उसे वो फ्लेक्सिबल है किसी भी दूसरे मॉड्यूल के साथ में लिंक होने के लिए। तो मैं यहाँ पे जब टिकट सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे जो लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है जहाँ से मैं इस एक्टिविटी को लिंक कर सकूँ, दैट विल बी रिलेटेड टू टिकट। उसी तरीके से समझो अगर मैं इसे टिकट के जगह पे अपॉर्चुनिटी या कोटेशन मेंशन करती हूँ, लेट्स से आई गो अहेड एंड सिलेक्ट अपॉर्चुनिटी। सो नाउ इफ आई विल ओपन दिस पॉपअप इट विल ओनली शो मी ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल इन द सिस्टम जिनके साथ में मैं इसे लिंक कर सकूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ फ्लेक्स रिलेट। नेक्स्ट फील्ड टाइप वी हैव इज ऑडियो। ऑडियो फील्ड टाइप्स जो रहते हैं दीज आर बेसिकली यूज्ड जब आपको किसी तरह का ऑडियो इनपुट देना रहता है। The best example for this is when you have linked your CRM with Synapse or any other telephony systems जहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है वो मुझे CRM पे स्टोर करने हैं विच आई कैन रेफर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। ये जो फील्ड टाइप है वो आप स्टूडियो से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। द ओनली रीजन वाई वी हैव कैप्चर्ड और वी हैव केप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज बिकॉज आपको पता चल सके कि कितने टाइप ऑफ फील्ड्स अवेलेबल है इन द CRM। ऑडियो फील्ड टाइप्स है वो ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं एज एंड व्हेन यू हैव एनी टेलीफोनी इंटीग्रेशन डन, और वो कॉल मॉड्यूल पे ऑटोमेटिक एनेबल हो जाते हैं। ऑडियो फील्ड टाइप्स है वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज दिस इज़ नॉट सम इनपुट विच इज़ रिक्वायर्ड वेरी ऑफन। इस तरह का डेटा एनालिसिस हर किसी के लिए रिक्वायर्ड नहीं भी होगा, या जो वॉइस इनपुट आ रहा है इट माइट नॉट बी रेलेवेंट टू ईच एंड एवरी बिजनेस। सो ये जो फील्ड टाइप है इट मे और मे नॉट बी एज पर योर बिजनेस प्रोसेस, इसीलिए हम इसे डिफ़ॉल्ट में प्रोवाइड नहीं करते हैं एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल। सो मैंने यहाँ पे कॉल मॉड्यूल ओपन किया है एंड आई हैव वन कॉल रिकॉर्ड जो मैंने सिनेप्स के थ्रू मेरे CRM में लॉग किया हुआ था। अभी ये सिनेप्स रिकॉर्ड
या जो ये कॉल मैंने रिकॉर्ड किया था सिस्टम में, इसका जो रिकॉर्डिंग लिंक है, दिस इज़ एन ऑडियो फील्ड टाइप, जहाँ से इफ़ आई क्लिक ऑन दिस ओपन रिकॉर्डिंग फाइल, इधर आई कैन डाउनलोड, या मुझे अगर इसे यहाँ पे प्ले करना है तो मैं इसे यहाँ पे भी प्ले कर सकती हूँ। डाउनलोड करेंगे तो ये आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा ऑडियो फाइल और आप इसे सुन सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज क्रिएटेड बाय। क्रिएटेड बाय इंफॉर्मेशन है, ये सिस्टम में ऑटो जनरेट होती है एंड इट कैप्चर्स के ये सिस्टम में रिकॉर्ड जनरेट किसने किया है या किसने ऐड किया है। क्रिएटेड बाय की जो इन्फॉर्मेशन है, दिस कुड नॉट बी अपडेटेड वंस इट इज़ अवेलेबल इन द सिस्टम, मतलब जो यूज़र ये रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है उसी का नाम उस रिकॉर्ड पे जाएगा। क्रिएटेड बाय दो तरह से अपडेट होता है। एक हो गया, समझो आप कोई रिकॉर्ड या कोई नया लीड सिस्टम में खुद से डाल रहे हैं, तो उस केस में आप जो लॉगिन यूज़ कर रहे हैं ये लीड क्रिएट करने के लिए, वो ही स्पेसिफिक प्रोफाइल का नेम आपका क्रिएटेड बाय सेट हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं अपने प्रोफाइल से लीड क्रिएट कर रही हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि नाम उसमें क्रिएटेड बाय में आ जाए किसी और मेंबर का जो इस लीड पे काम करने वाले हैं। सो दैट कैन नॉट बी डन। जो इस लीड को क्रिएट कर रहा है, क्रिएटेड बाय उसी नेम से कैप्चर होगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। क्रिएटेड बाय जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। क्रिएटेड बाय इंफॉर्मेशन जो है वो वन टाइम ही अपडेट होता है सिस्टम में, वेन एवर दैट रिकॉर्ड इज गेटिंग क्रिएटेड। नेक्स्ट वी हैव इज असाइन टू। असाइन टू इज यूज टू सिग्निफाई कि सीआरएम में ओनरशिप किसके पास रहेगा इस स्पेसिफिक रिकॉर्ड का, या इस स्पेसिफिक लीड, अपॉर्चुनिटी टिकट, वॉट एवर अदर ट्रांजेक्शंस यू आर यूजिंग। बाय डिफ़ॉल्ट अगर असाइन टू आप मेंशन नहीं करते हैं कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते वक्त, तो उसका डिफ़ॉल्ट ओनरशिप आपके खुद के पास ही रहेगा। आप चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं। ये ट्रांसफरेबल है, मतलब समझो अगर ये लीड जब मैंने क्रिएट किया था तब उसका ओनरशिप मेरे पास था, बट आई वांट टू ट्रांसफ़र इट टू सम अदर मेंबर, तो मैं कर सकती हूँ। मैं वहाँ पे असाइंड यूज़र चेंज कर दूँगी या असाइन टू चेंज करूँगी तो मैं दूसरे किसी मेंबर को भी उसे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। एंड वेन एवर यू आर ट्रांसफरिंग दैट लीड, आपको अगर नोटिफिकेशंस आपने एनेबल किए हैं उस स्पेसिफिक मॉड्यूल के लिए, तो वो पर्सन को नोटिफाई भी होगा कि उनको एक नया लीड असाइन हो रहा है। पहले हम देख लेते हैं कि जो यूज़र इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हैं वो किस तरीके से सीआरएम पे मैनेज होती है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही लीड का कोई क्रिएट फॉर्म ओपन किया, आप देख सकते हैं कि असाइन टू और टीम ये दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉपुलेट होके आ गए। डिफ़ॉल्ट जो अलोकेशन होगा या ओनरशिप रहेगा कुछ भी जब क्रिएट हो रहा है उस टाइम पे, तो ओनरशिप डिफ़ॉल्ट उस प्रोफाइल का रहेगा जिस प्रोफाइल से आप क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैं अभी ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाला प्रोफाइल यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे असाइंड यूज़र में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा है। बट इफ़ आई वांट टू चेंज दिस ओनरशिप टू वन ऑफ द अदर टीम मेंबर्स जो इस लीड पे वर्क करने वाले हैं, तो मैं फिर यहाँ पे वो असाइनमेंट चेंज भी कर सकती हूँ। सिमिलरली जो टीम आती है, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो प्रोफाइल अवेलेबल है एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन द सीआरएम, वो प्रोफाइल के लिए मेरा टीम अलोकेशन क्या है, मतलब वो प्रोफाइल के लिए मेरी टीम विजिबिलिटी क्या सेट है, तो वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट होता है। उसे मैं बाद में चेंज कर सकती हूँ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इफ़ आई वांट मल्टीपल अदर टीम मेंबर्स टू हैव दिस एक्सेस, समझो मुझे ये हर किसी को नहीं दिखाना है, आई जस्ट वांट कि मैं इसे क्रिएट कर रही हूँ तो इसका विजिबिलिटी मेरे पास रहना चाहिए और इसका विजिबिलिटी ईशानी के पास रहना चाहिए बिकॉज शी इज़ गोइंग टू वर्क ऑन इट। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये दो टीम विजिबिलिटी मेंशन करूँगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओनली मी एंड ईशानी along with our top hierarchies will have access to this lead। बाकी किसी भी टीम मेंबर को इस लीड का एक्सेस नहीं रहेगा। नाउ लेट अस गो एंड सी कि आपने जो फील्ड्स ऑटो कैप्चर करवाए हैं वो कैसे वर्क करते हैं सीआरएम में। तो मैंने यहाँ पे एक लीड ओपन किया है, आप देख सकते हैं कि लीड का जो क्रिएटेड एट इन्फॉर्मेशन है दिस इज सिस्टम जनरेटेड। ये जब क्रिएट हुआ होगा तो उसका ये टाइम स्टैम्प यहाँ पे कैप्चर हो गया है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सिर्फ डिटेल व्यू पे देख सकते हैं। आप इसे एडिट व्यू में नहीं रख सकते हैं और ना ही आप इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली क्रिएटेड बाय जो है वो वन टाइम सेट होता है वेन एवर एनी रिकॉर्ड इज गेटिंग क्रिएटेड इन द सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर दिखा रहा है, दैट मीन्स ये जो लीड है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू क्रिएट हुई है। एक बार क्रिएट हो जाने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इट रिमेन्स इंटैक्ट इन द सीआरएम। अपडेटेड एट में अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है इट वॉज अपडेटेड ऑन 1 मार्च 2023 एट 2:36 PM एंड व्हेन वॉज इट, हु वॉज इट अपडेटेड बाय, तो यहाँ पे ऑटोमेशन यूज़र का नाम दिख रहा है। लेट्स से इफ़ आई मेक एनी चेंजेस टू दिस, यहाँ पे समझो मेरे पास जो लीड अवेलेबल है इसमें आई वॉन्ट टू ऐड द प्रोडक्ट कैटेगरी एज सॉफ्टवेयर।
and I want to change the follow-up date from today to tomorrow. So I am making two changes and I am saving this information in leads. So after updating this lead, now you can see यहाँ पे updated at में जो पहले टाइम इंटरवल दिख रहा था वो चेंज हो गया, बिकॉज दिस रिकॉर्ड वॉज जस्ट अपडेटेड. यहाँ पे जो करंट टाइम स्टैम्प है वो कैप्चर हो जाएगा और अपडेटेड बाय में जिस यूज़र के थ्रू ये अपडेट हो रहा है वो यूज़र का नाम आ जाएगा. नाउ हियर यू कैन सी कि अपडेट तो मैंने सिस्टम यूज़र से किया था, फिर यहाँ पे अपडेटेड बाय में ऑटोमेशन एनजे क्यों आ रहा है. सो दैट इज़ बिकॉज मैंने यहाँ पे फॉलो अप डेट भी अपडेट किया था, एंड ऑन फॉलो अप डेट वी हैव वन ऑटोमेशन जो फॉलो अप डेट का काउंट अपडेट करता है कि कोई भी फॉलो अप डेट कितनी बार अपडेट हुआ था. सो इफ़ आई गो टू द चेंज लॉग, आई कैन सी कि मैंने जो ये चेंजेस किए उसके बाद ऑटोमेशन इंजन ने ये फॉलो अप डेट काउंट चेंज किया, विच वॉज अर्लियर चेंज टू 5 एंड नाउ इट इज़ चेंज द 6 टाइम्स. तो इस वजह से ये जो फॉलो अप डेट चेंज काउंट हम कैप्चर करवा रहे हैं कि एक लीड पे मेरा फॉलो अप डेट कितनी बार चेंज हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन मैं ऑटोमेशन से कैप्चर करवा रही हूँ. तो वो जब भी मैं फॉलो अप डेट अपडेट करूँगी उतनी बार ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अपडेट होगा. सो व्हेन आई चेंज दिस रिकॉर्ड, चेंज मैंने मेरे प्रोफाइल से किया था, लेकिन मेरे सेव करने के बाद कोई ऑटोमेशन रन हुआ जहाँ पे फॉलो अप डेट के बेसिस पे उसने आइडेंटिफाई किया कि ये चेंज हुआ है एंड उसे कुछ इन्फॉर्मेशन ये रिकॉर्ड पे ऑटोमेटिकली अपडेट करनी है, जैसे ये काउंट अपडेट हुआ. तो वो केसेस में आपका अपडेटेड बाय की इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होगी एंड इट विल शो यू एज ऑटोमेशन और ऑटोमेशन एनजे डिपेंडिंग ऑन द ऑटोमेशन यूजर क्रिएटेड इन योर CRM which is used for any of these automation activities. Next we have is the field types जो या तो सिस्टम में ऑटोमेटिक कैप्चर होते हैं या फिर which are dependent on the users. For example, सबसे पहला जो है हमारे पास is created at. Created at is something which is stored automatically by the system as per the server date and time. जब भी सिस्टम में कुछ नया information create हो रहा है, इट कुड बी अ लीड, जो लीड आप जब क्रिएट कर रहे हैं तो वो लीड कब क्रिएट हुआ है वो लीड का एग्जैक्ट डेट एंड टाइम वहाँ पे कैप्चर होगा. ये ऑटोमेटिक सेट होता है जब भी सिस्टम में कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट होता है. क्रिएटेड एट एक बार किसी ने सेट कर दिया उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता है. दैट मीन्स आपने सिस्टम में ये रिकॉर्ड कब जनरेट किया है वो इन्फॉर्मेशन एक बार सिस्टम में अपडेट हो गई, उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते. टीम विजिबिलिटी इज़ समथिंग विच इज़ नॉट ऑटो सेट, लेकिन ये यूज़र प्रोफाइल से ऑटो कैप्चर होती है एंड इट कैन बी मैनिपुलेटेड लेटर ऑन. विजिबिलिटी मतलब क्या हुआ, तो एक मेरे पास जो लीड अवेलेबल है या कोई मेरे पास सिस्टम में अपॉर्चुनिटी या टिकट अवेलेबल है और इट कुड बी एनी अदर रिकॉर्ड, तो वो रिकॉर्ड की विजिबिलिटी मुझे किन यूज़र्स को देनी है वो मैं यहाँ पे विजिबिलिटी कंट्रोल से मैनेज कर सकती हूँ. बाई डिफ़ॉल्ट इफ़ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी विजिबिलिटी बाई आवर सेल्फ, तो जब मैं कोई रिकॉर्ड क्रिएट करती हूँ उस टाइम पे मेरे प्रोफाइल में जो मेरा विजिबिलिटी सेट है उसके अकॉर्डिंग उस नए रिकॉर्ड का विजिबिलिटी सेट हो जाएगा. विजिबिलिटी हम एक यूज़र से दूसरे यूज़र को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से व्हेन आई क्रिएटेड अ लीड, उस टाइम पे मैंने वहाँ पे विजिबिलिटी मेंशन करवाया था कि ये लीड सिर्फ मुझे दिखना चाहिए. आगे जाके आई आइडेंटिफाइड कि मेरे साथ में इस लीड पे कोई और भी साथ में काम करने वाला है. सो आई वॉन्ट दैट लीड टू बी अवेलेबल फॉर विजिबिलिटी टू अनदर टीम मेंबर. तो उस केस में जो दूसरे टीम मेंबर है उनका टीम विजिबिलिटी भी मुझे उस लीड में ऐड करना पड़ेगा. सो दैट इज़ डूएबल. मैं एक ही रिकॉर्ड पे मल्टीपल टीम विजिबिलिटीज दे सकती हूँ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. यहाँ पे एक और पॉइंट है, आप जो लीड विजिबिलिटी या कोई भी दूसरे मॉड्यूल पे विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यू नेवर हैव टू वरी अबाउट प्रोवाइडिंग दैट विजिबिलिटी टू योर टॉप हायरार्की. मतलब आप जिसे रिपोर्ट करते हैं या वो जिसे रिपोर्ट करते हैं, वो जो हायरार्की में मेरे ऊपर के लेवल्स है उनको वो डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी रिकॉर्ड लेवल पे ऑटोमेटिक मिल जाती है. आपको वहाँ पे कुछ भी विजिबिलिटी खुद से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. विजिबिलिटी इज़ ओनली रिक्वायर्ड टू बी एडेड मैन्युअली इन केस यू एक्सप्लिसिटली वांट टू शेयर इट विथ सम अदर टीम मेंबर who is not belonging to your direct hierarchy. Next field type we have is updated at. Updated at captures the server's date and time just like created date and time. लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि क्रिएटेड डेट एंड टाइम जो है दैट इज़ ओनली कैप्चर्ड वंस इन द सिस्टम, वेरएज आप जब भी कोई रिकॉर्ड अपडेट करते हैं उतने बार ये अपडेटेड एट इन्फॉर्मेशन चेंज होता है सिस्टम पे. अपडेटेड एट भी कोई खुद से चेंज नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस यू आर अपडेटिंग और मॉडिफाइंग एनी रिकॉर्ड. आप उस रिकॉर्ड का अपडेटेड एट इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते हैं.
अपडेटेड एट में जो इन्फॉर्मेशन जाती है या जो डेट एंड टाइम कैप्चर होता है वो चेंज होने के दो रीजंस हो सकते हैं। एक रीज़न ये होगा कि यूज़र खुद उस रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है, जहाँ पे अपडेटेड एट में यूज़र ने जब वो इन्फॉर्मेशन लास्ट अपडेट किया है वो डेट एंड टाइम कैप्चर होगा। दूसरा यहाँ पे जो अपडेटेड एट कैप्चर होता है उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने कोई ऑटोमेशन या वर्कफ्लो सीआरएम में कॉन्फ़िगर किए हैं जहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके रिकॉर्ड लेवल पे अपडेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर ऐसा कोई ऑटोमेशन रखा है कि जब भी कोई लीड क्लोज होती है, बी इट अ पॉजिटिव क्लोजर एज कन्वर्टेड और अ नेगेटिव क्लोजर एज लॉस्ट, मैं चाहती हूँ कि ये कब क्लोज हुआ था वो डेट सिस्टम में कैप्चर हो। तो उसके लिए मैंने एक ऑटोमेशन सिस्टम में डिज़ाइन करके रखा है एज अ वर्क फ्लो, जो ये कैप्चर करता है कि लीड कब क्लोज हुआ था, तो वो क्लोज डेट में ऑटो पॉपुलेट करवा रही हूँ। नाउ इवन इफ आई एम पॉपुलेटिंग दिस इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली, वो रिकॉर्ड पे कुछ चेंज हो रहा है, आई एम अपडेटिंग दैट रिकॉर्ड बाय प्रोवाइडिंग दैट ऑटोमेटिक क्लोजर डेट। तो ये केस में जब रिकॉर्ड ऑटोमेशन से भी अपडेट होता है तो भी अपडेटेड एट इन्फॉर्मेशन मेरी चेंज होगी सिस्टम में। नेक्स्ट वी हैव इज द अपडेटेड बाय। सो अपडेट किसने किया था, ये लीड रिकॉर्ड या फिर कोई भी दूसरा रिकॉर्ड, वो आप यहाँ पे अपडेटेड बाय में चेक कर सकते हैं। ये सिस्टम जनरेट करता है, मतलब अगर मैं ये रिकॉर्ड अपडेट कर रही हूँ तो सिस्टम अपडेटेड बाय में मेरी ही इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि अपडेट मैं कर रही हूँ लेकिन मैं नाम किसी दूसरे यूज़र का वहाँ पे सजेस्ट कर सकूँ। सो अपडेटेड बाय इज़ ऑल्सो सिस्टम जनरेटेड, जो उस रिकॉर्ड पे को अपडेट कर रहा है उसी यूज़र का नाम वहाँ पे कैप्चर होता है। अपडेटेड बाय जैसे मैंने बताया आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कहीं पे।